तो आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 2 लेंगे। अध्याय 2 आपका है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अंग्रेजी में कहेंगे तब क्या हो जाएगा ये? अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स। क्या हो जाएगा? एसिड्स, ACIDS, एसिड्स। और क्या होगा? क्षार मतलब बेसिस, और क्या होगा? लवण मीन्स क्या बोलते हैं? सॉल्ट। साल्ट। तब इस अध्याय में चूंकि हम बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हो, हमेशा पढ़ते जाते हैं कि जो अम्ल, क्षार और लवण 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तीसरा से हम लेते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को हम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत कर सकते हैं। अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन पदार्थ। कुछ उदाहरण लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे इमली में, इमली खट्टा होता है और उसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इसी तरह से सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तीनों क्या हो गया? प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार अगर क्षारक देखें तब चूना जानते हो आप लोग, तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? क्षार है ये। इसी तरह से खाने का सोडा जो घर में रहता है, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये भी क्या है? एक क्षार है। इसी तरह से कपड़े धोने का जो सोडा आता है जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ये भी क्या है? एक क्षार है। तो इस तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उसको हम अम्ल और क्षार में बांट सकते हैं। आगे हम इसी में लेते हैं लवण में। तो जैसे आप लोग सिंपल खाने का जो नमक होता है, जानते हैं खाने का नमक जिसका सूत्र होता है NaCl। नाम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? लवण है। तीसरा से प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उसमें हम कुछ पदार्थ को अम्ल में जिसमें अम्लीय गुण होता है, कुछ पदार्थ को क्षार में जिसमें क्षारीय गुण होता है, और कुछ पदार्थ उदासीन होते हैं जिसको लवण भी कहते हैं। तब ये क्या कहलाता है? उदासीन पदार्थ कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से लेते हैं पानी, H2O। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे अम्ल में देखेंगे तब नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl। ये भी क्या है? अम्लीय है या अम्ल है। इसी तरह से क्षार में हम देखेंगे, क्षारीय पदार्थ जो जल में घुलता है उसको क्षार कहा जाता है। तब उसमें देखते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र है NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या है? क्षार है। तो इस तरह से बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनमें से कुछ पदार्थ अम्लीय गुण रहता है जिसको अम्ल कहते हैं, जो क्षारीय गुण है उसको हम क्षार कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता जाता है कि हम पदार्थ कौन अम्ल है और कौन क्षार है, इसकी पहचान कैसे करें? अम्ल और क्षार की पहचान, तो पहचान करने के लिए जो बनाया गया है वो है क्या है? लिटमस पेपर। अम्ल और क्षार को पहचान करने के लिए विशेष प्रकार का पेपर बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर कहते हैं। तब अम्ल की उपस्थिति में जो नीले रंग का लिटमस पेपर होता है वो लाल रंग में बदल जाता है, और क्षार की उपस्थिति में जो लाल रंग का लिटमस है वो नीला में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार की तो पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और अन्य तरीका है तो बहुत सारे तरीका है यहाँ पर। तो दूसरा आता है एक सूचक, जो क्या होती है? किसी भी विलयन की
अम्लीयता या क्षारकता की पहचान कर सकता है। तो सूचक की सहायता से हम क्या करते हैं, अम्लीय या क्षारीय सूचक क्या पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देगा और क्षारीय माध्यम में अलग रंग देगा। तब ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो कुछ रासायनिक सूचक होता है, जैसे है मेथिल ऑरेंज, या फिर फिनोप्थिलीन, और बहुत सारे जो सूचक है, रासायनिक सूचक जिसको कहा गया है लैब में या प्रयोगशाला में बनाया गया है, इसका उपयोग हम करते हैं। तब इस सूचक की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है और मेथिल ब्लू है। तो इस तरह से सूचक भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रकृति में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लीयता या क्षारकता की पहचान कराती है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अम्लीयता या क्षारकता की पहचान कराती है, उसको क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक सूचक। जैसे क्या है, गुड़हल, लाल गुड़हल है, याद रखना, ये लाल गुड़हल है, इसके रस जो होता है ये एक प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करता है। इसी तरह से पत्ता गोभी का जो रस होता है ये भी एक प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करती है। इसी तरह से हल्दी भी है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करती है। तब ये इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और ये भी क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करती है। अब हम आज एक प्रयोग करके दिखलाएंगे कि जो गुड़हल है, लाल गुड़हल है, उसका जो रस होता है ये क्या करती है, किस प्रकार से अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदलती है। तब इसको एक प्रयोग को हम दिखाएंगे। इस प्रयोग को ध्यान से देखना, चूँकि कलर बहुत कम चेंज होता है, ध्यान से देखोगे तब कलर परिवर्तन दिखाई देगा। तो एक गिलास या कोई भी बर्तन में आप गुड़हल का फूल ले लेंगे, उसको इस तरह से मेस, मतलब क्या करना है, इसको आप रस निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप लोग आसानी से रस इसको निकाल लेते हैं। गुड़हल मतलब जानते हो, मंदार फूल बोलते हैं, लाल रंग के मंदार फूल। उसको इस तरह से हमने क्या कर दिया है, मेस कर दिया है और उसका रस इसमें आ गया। ठीक है ये, और इस रस को आप क्या करते हैं, हम 3 स्लाइड यहाँ पर रखे हैं, स्लाइड इसमें एक एक बूंद रखेंगे। ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है, एक 3 बूंद हो गया। इसका कलर देख लो, थोड़ा सा क्षारीय माध्यम हो गया है ये। अब इसमें क्या करते हैं, एक में हम नींबू का रस डालते हैं। इस साइड से देखते हैं, इसमें नींबू का रस डालते हैं। देखो क्या हो गया, इसका कलर लाल रंग हो गया, दिख रहा है। अच्छा, गुड़हल के जो रस में हमने नींबू का रस डाला, मतलब क्या है, ये अम्लीय माध्यम है। और अम्लीय माध्यम में जो गुलहर का जो फूल का रस है वो क्या होता है, लाल रंग दिखाई देने लगता है। इसी तरह से हम, तो देखो ये क्या है, जिसमें हमने नींबू का जो रस डाले थे गुड़हल के रस में, वो गुलाबी रंग या लाल रंग हो गया। अब ये जो दूसरा है, इसमें हम क्या डालते हैं, ये खाने का सोडा, घर में रहता है सबके यहाँ खाने का सोडा, ये डिब्बी में रखते हैं। तो ये खाने के सोडा को हम डाल रहे हैं, घोल कर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे सीधे डाल रहा हूँ खाने के सोडा को।
हाँ, इसका कलर देखो क्या हो रहा है, ये हल्का काला या नीला आ रहा है ये। इस तरह से देखो, ये जो कलर है काला नीला, काला नीला आ जा रहा है ये। इसमें हमने क्षार को डाला है, अर्थात क्षारीय माध्यम में जो है इसका कलर क्या हो जाता है, काला या नीला हो जाता है। क्लियर हो गया ये। हमने इसमें क्या डाले थे, इसमें नींबू का रस, तो लाल रंग हो गया। और उसी में हम क्या डाल दिए, क्षार को डाल दिए, तब ये क्या हुआ, गाढ़ा नीला हो गया ये। ठीक है। काला नीला रंग हो गया। अब आगे जो तीसरा बूंद है, ये लाल लाल पहले से दिख रहा है दिखने के लिए, लेकिन ये भी क्या है, गुड़हल का रस है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, सिंपल पानी को डालेंगे। देखो इसमें हमने नींबू का रस डाला, ये लाल रंग दिखा, इसमें काला नीला लिया। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल पानी है ये, सिंपल पानी को डालते हैं, सिंपल पानी को डालते हैं। तब देखो इसमें जब जहाँ पानी पड़ रहा है वहाँ पर से कलर लॉस हो जा रहा है, अर्थात कोई कलर नहीं आ रहा है, ये डाइल्यूट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, तब पानी के कारण यहाँ पर कोई कलर नहीं आ रहा है, अर्थात ये अपने मूल कलर में ही है। तब इस तरह से जो गुड़हल का रस है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग दिखलाता है। देखिए इसमें हम बहुत सारा पानी डालेंगे तो ये इस तरह से काला नहीं होगा, जबकि ये क्षार था तो ये काला हुआ, काला नीला आया। और इसमें हम कालापन बल्कि जा रहा है, पूरा पानी कलर हो गया ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गुड़हल का जो रस है उसको हम सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। इस तरह से इसमें हमने क्या डाला, नींबू का रस। इसमें क्या हमने डाले हैं, खाने के सोडा, और इसमें हमने क्या डाला है, सिंपल पानी। तब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कलर डार्क आया, यहाँ पर पानी डालने से क्या होता है, उसका जो रस है वो डाइल्यूट होती है, कलर चेंज नहीं होती। लेकिन नींबू के रस में क्या होता है, लाल कलर आता है, खाने के सोडा में काला नीला आता है। ये ध्यान से देखोगे तब तो नीला दिखेगा, ऐसे नीलापन कौन के कारण यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि जो गुड़हल का जो रस है वह एक तरह से सूचक की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसको घर में आप अच्छे से और करके देख लेंगे। इसी प्रयोग को हम दूसरे रूप में करते हैं। ये जो गिलास में जो लिए हैं गुड़हल के फूल का रस में थोड़ा सा पानी मिला दिया है, जिससे ज़्यादा मात्रा में ये रस दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो गिलास रखा गया है, ये इसमें क्या चीज़ है, ये गुड़हल के, लाल गुड़हल का जो फूल होता है उसका रस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नींबू का रस डालेंगे। तो नींबू का रस डालेंगे तब ये इसको लाल दिखेगा। ठीक है, अब इसमें नींबू का रस डालते हैं। देखो नींबू का रस डालने के बाद देखो कलर क्या हो गया, उसका पूरा लाल कलर आ गया। मतलब जो गुड़हल का जो रस है वह क्या करती है, अम्लीय माध्यम में लाल कलर चेंज हो गया, दिख रहा है ये चेंज। यस सर। तो इस तरह से अब ये जो लाल रंग का हुआ पूरा, देखो एकदम ऑरेंज कलर का आ गया, लाल कलर हो गया, ये दिख रहा है स्पष्ट। पहले ऐसा नहीं था ना, देखे हो ना था। यस सर। हाँ, अब पूरा लाल हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, छार डालते हैं। छार डालो इसमें। अब देखो ये लाल कलर दिख रहा है, इसमें हम खाने का सोडा डाल रहे हैं। खाने का सोडा
देखो चेंज दिख रहा है कलर, झाग दे रहे हैं। और सोडा है इसीलिए झाग दे रहा है। झाग कुछ देर के बाद शांत हो जाएगा। अब देखो झाग हटेगा तो इसका कलर आपको अपने आप दिखाई देगा। अब देखो झाग जैसे जैसे यहाँ से हट रहा है तो जो कलर है वो, जो लाल रंग का दिख रहा था वो लाल रंग का नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया ये? कौन सा कलर आ गया? थोड़ा सा और इसमें का खाने का सोडा डालते हैं। ये कास्टिक इसमें खाने का सोडा और डाल रहे हैं। अब देखो जहाँ पर खाने का सोडा पड़ रहा है वहाँ पर हल्का कौन सा कलर आ रहा है? नीला कलर। वो जब तक नींबू का जो असर कहना चाहिए है तब तक वो लाल कलर देते रहेगा। जैसे ही खाने का सोडा का असर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? नीला कलर आएगा। थोड़ा सा और डालो। देखो और थोड़ा सा और डालकर देखते हैं। वैसे काला नीला दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो इस तरह से ये धीरे धीरे इसका जो लाल कलर था वो चला जा रहा है और ये कुछ देर के बाद क्या होती है, नीला कलर इसमें दिखने लगेंगे। काला नीला है ना, एकदम डार्क नीला नहीं दिखता, ये काला नीला दिखता है। ठीक है, तो इस प्रयोग को भी आप घर में करेंगे। ठीक। गुड़हल के फूल के साथ जो हमने अम्ल और क्षार में प्रयोग करके देखा कि अलग अलग माध्यम में जो उसका रस है वो अलग अलग रंग में परिवर्तन हो जाती है। ठीक इसी तरह से आप पत्ता गोभी का जो रस है उसके साथ प्रयोग करके घर में देखना और क्या परिवर्तन होता है उसको लिखना। इसी तरह से हल्दी, हल्दी भी क्या करती है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करती है। तब इसके लिए भी आप प्रयोग करके लिखना। अब आगे जैसे हमने बतलाया कि इसमें तो रंग परिवर्तन हुआ था, ये प्राकृतिक सूचक है। इसी तरह से हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे सूचक है जिसमें गंध परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? गंध परिवर्तन होता है। कुछ सूचक ऐसा होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो गंध परिवर्तन होने वाले सूचक को घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। समझ में आ गया ये?
गंध परिवर्तन होने वाले सूचक को घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक के लिए यहाँ पर हम 3 उदाहरण लेते हैं। एक होता है प्याज का रस, दूसरा है वनीला का तेल और तीसरा है लौंग का तेल। प्याज का रस है, आप घर में इस प्रयोग को करोगे तो इसमें प्रयोग करने के लिए क्या करना है, कागज़ के 3 टुकड़े में प्याज के रस को डालेंगे और उसमें अलग अलग टुकड़ों में क्या करना है, एक में तनु HCl डालना है, एक में तनु NaOH और एक को खाली रखना है और उसके बाद उस तीनों को अलग अलग बारी बारी से सूंघना है और फिर आपको पता लगाना है कि किस परिस्थिति में प्याज का जो रस है उसका जो गंध है, तीक्ष्ण गंध, वो समाप्त हो जाती है और किस परिस्थिति में उसका जो गंध है वो बढ़ जाता है। तो ये प्रयोग स्वयं करोगे। इसी तरह से वनीला का जो तेल है, वनीला का तेल है तब ये क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में गंध नहीं बदलता, अर्थात वनीला का जो खुशबू होता है, मधुर खुशबू, वो बना रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन जब वनीला के तेल को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है इसमें डालते हैं या इसकी उपस्थिति लेते हैं, तब उसकी जो मधुर गंध है, जो उसकी खुशबू बोलते हैं, मधुर गंध है, वह समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इस तरह से वनीला का तेल भी क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय जो माध्यम है उसको सूचित या पहचान करने का कार्य करता है। और चूंकि ये गंध के आधार पर इसका पहचान हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। इसी तरह से लौंग का तेल है, लौंग के तेल के साथ भी आप प्रयोग को करके देखेंगे और बतलाएंगे कि किस परिस्थिति में, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में इसका जो गंध है वो समाप्त होती है और किस माध्यम पर बढ़ती है। तो ये 2 प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे प्रकृति में भी प्राकृतिक सूचक होते हैं और प्राकृतिक सूचक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम की पहचान कर सकते हैं। और इसका हम दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो दैनिक जीवन में क्या होती है, जैसे आप लोग सुने होंगे अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा के कारण क्या होती है, बहुत सारे जो फूलों के रंग है वो बदल जाता है, जिससे हमें अनुमान लगाना पड़ता है या अनुमान लगा सकते हैं कि जो वर्षा हो रही है वो अम्लीय वर्षा है। तो प्राकृतिक सूचक हमें एक सूचना देता है कि जो वर्षा हो रही है वह अम्लीय सूचक है या नहीं है। इसी तरह से वातावरण में अगर सल्फर डाइऑक्साइड परिवर्तन होता है या उसकी मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण बहुत सारे पौधे हैं उसका कलर में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से प्राकृतिक सूचकों की जो ज्ञान से हम वातावरण में होने वाले परिवर्तन का भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आज का जो पाठ है ये इतने में समाप्त करते हैं और इसमें से जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का हल करना है आप लोगों को। जैसे प्रश्न में है, अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का हल करना है। अगले दिन हम या अगले में लेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण धर्म। क्या लेना है अगले कालांश में, कालखंड में, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म। तब जब भी मेरा अगला जो कालांश या कालखंड आएगा उसको अटेंड करना है, साथ में इसको भी आप ध्यान से समझना है और पुस्तक को भी पढ़ना है।